अच्छा सर, एक डेफर्ड टैक्स विद कंसोलिडेशन के बेसिक एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है, ये ड्राइव पे भी अपलोडेड होगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि पहले इसको खुद कीजिएगा और फिर सोल्यूशन को देखिएगा। अगेन ये एक वही सवाल है जिसमें आपने एक्विजिशन डेट के ऊपर कंसोलिडेशन करनी है अलॉन्ग विद द डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। क्लियर है? तो फोकस होकर इसको रीड करें। यहां पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज एट जनवरी 1 2023 ऑफ पंपुक लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी इज एज फॉलोज। सही है जी। अच्छा भाई, यहाँ पे पीपी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, इक्विटी है और लायबिलिटीज दी हुई है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई हुई है सब्सिडरी की बुक में जो कि संपुक लिमिटेड है 72,000 की, 72,000 की। मतलब ये वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है जो सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट बुक्स के हिसाब से टेम्पररली क्रिएटेड डिफरेंस पे बुक की हुई होगी। ऑलरेडी की बात करता हूँ, ऑलरेडी बुक की हुई होगी। आगे देखें, फिर यहाँ पे पता लगता है कि भाई पंपुक लिमिटेड ने एक्वायर किया है संपुक के 85% शेयर्स ऑन जनवरी 1 2023 एट अ कैश कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 1.9 मिलियन, यानी 1.9 मिलियन की कंसिडरेशन दी है, जो कि देखें ऊपर भी आपको अपेरेंटली दिख रहा होगा। अच्छा जी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी हुई है, वो कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ संपुक एट द डेट वाज इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे इन्वेंट्री दी हुई है 60,000 रुपये फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। यानी आप सब्सिडरी की बैलेंस शीट देखें क्योंकि ये एक्विजिशन डेट की दी हुई है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये कौन सी डेट की दी हुई है? एक्विजिशन डेट की दी हुई है। 5 लाख रुपए की यहाँ पे इन्वेंट्री आ रही है, जबकि नीचे वो कह रहा है कि जब हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया था, जब हमने इस सब्सिडरी को एक्वायर किया था तो उस इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू 5,60,000 रुपये होगी। तो आप तो ये कहेंगे कि सर इन्वेंट्री कैरी होनी चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर, तो वो तो कॉस्ट पे सही कैरी हुई है भाई, वो सेपरेट बुक्स के हिसाब से सही है। बट आप जब किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यूएशन के लिए जितने पैसे आप पे कर रहे हैं तो आपके पास ऑल टुगेदर वो एसेट उतने पे कैरी होना चाहिए। यानी ग्रुप के लिए, आपके लिए वो कॉस्ट 5,60,000 रुपये होगी। यानी यहाँ पे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी तब अप्लाई होगा वंस यू एक्वायर इट। यानी आपके लिए ये इन्वेंट्री 5,60,000 रुपये की है, क्योंकि आपने इस कंपनी को जब एक्वायर किया तो इसकी इन्वेंट्री के लिए 5 लाख रुपए पे नहीं किए हैं, 5,60 पे किए हैं। तो 60,000 रुपये की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपको करनी होगी, क्योंकि ग्रुप के लिए इसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 560,000। क्लियर है? आगे फिर हमने कहा नीचे वही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दी हुई, और फिर नीचे बताया भाई पीपी है 1,10,000 रुपये फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। यानी अगर मैं देखूं इसकी किताबों में 1240,000 की अमाउंट आ रही है और इसके अंदर मैं 1,10,000 ऐड कर दूं तो इसकी फेयर वैल्यू यानी सब्सिडरी की बुक्स में जो पीपी है उसकी फेयर वैल्यू कुछ रही होगी 1,350,000 की, 1,350,000 की फेयर वैल्यू रही होगी, तभी वो एक्सेस बता रहा है। बात क्लियर? वही बात है इसमें भी कि भाई जितने का आपको पता है उतने पे आप रिकॉर्ड करेंगे। आगे जी, फिर क्या ये रहा है कि टैक्स बेस ऑफ पीपी ऑफ सब्सिडरीज बुक्स कितनी है? 1 मिलियन है। तो यानी अगर मैं टैक्स बेस बताऊं, अच्छा कैरिंग अमाउंट तो ये दी हुई है सब्सिडरी की 1,240,000 और टैक्स बेस दिया हुआ है आपको 1 मिलियन। इन दोनों का डिफरेंस, आज तक टैक्स वाले ने मुझे डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ किया है। उसने बोला माइनस करो माइनस करो, हमने जब जब माइनस किया उसने किसी इनकम को टैक्स होने से रोका और हमने उसके ऊपर डेफर टैक्स बुक कर लिया। देखो 72,000 इसकी बुक्स में भी आ रहा है। मैंने सवाल को ऐसे डिजाइन किया कि आपको समझ आए, तो आई होप ये भी क्लियर है, ये अकाउंटिंग हुई हुई है। फिर कह रहा है टैक्स रेट एप्लीकेबल टू पंपुक एंड संपुक लिमिटेड इज 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। यानी हमें जो रेट रेलेवेंट है हमारे लिए वो सब्सिडरी वाला है। क्यों? क्योंकि हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं वो सब्सिडरी की बुक्स की कर रहे हैं, तो हमें टैक्स रेट जो यूज करना है वो सब्सिडरी का ही करना है क्योंकि उसके एसेट्स लायबिलिटीज पे है। बात क्लियर है? अच्छा सर, तो अब यहां पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। हमने कहा नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी हम अगर देखें तो हमें बनाना है एट एक्विजिशन। सबसे पहले शेयर कैपिटल कितना है बच्चों? शेयर कैपिटल आ रहा है इस दिन का इसका 6 लाख रुपए। ये आ गया जी।
अच्छा, हमने कहा कि भाई इसका जो रिटेन अर्निंग्स है वो कितना है भाई, वो आ रहा है 968,000, 968,000। अगर मैं इसको सम कर दूं तो ये आ गया बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इसमें क्या होंगी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दो। हमने कहा पीपीई की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है भाई, आपने कहा 1,10,000 रुपये की। अच्छा, अभी वही बात फिर से, जब 1,10,000 रुपये, प्लीज सुनिएगा, आपने अपने एसेट को इन्हांस कर दिया कौन सी बुक्स में, कंसोलिडेटेड बुक्स में रिलेटिंग टू सब्सिडरी का एसेट। तो जैसे ही आपने पीपी को इन्हांस किया, आपको ये बात पता है कि आगे जाके जब ग्रुप के अंदर आप डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटली बुक करेंगे तो आपके और टैक्स वाले के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे आपने इसके ऊपर, देखो सिंपल उसूल रखो, इसके ऊपर आने वाले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे आपने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेनी है। डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेनी है क्यों, क्योंकि आपने रिवर्स करना है। यानी आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में पूरा एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना के दिया, जिसमें मैंने आपको कहा था कि भाई अकाउंटिंग और टैक्स वाले का जो बेसिक असल डिफरेंस है वो तो सेपरेट बुक्स में चल रहा होगा, आपने मजीद इसमें ये चौरंगी ऐड कर ली है, तो वहाँ पे जो डिफरेंस होगा, वहाँ पे वो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, ये उस डिफरेंस को श्रिंक करेगी। इसमें मैं करके भी दिखा दूंगा फिर। तो यानी आपने जो इस एक्सपेक्टेशन के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की है कि भाई टैक्स वाला उसको ऐड बैक करवा देगा, तो सॉर्ट ऑफ आपको टैक्स वाला ज़्यादा ऐड बैक करवाएगा, तो आपको डेफर्ड टैक्स इनकम भी ज़्यादा ही बुक करनी पड़ेगी। इसीलिए एडवांस में तुम लोग इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लोगे। तो जैसे जैसे ये चार्ज होता रहेगा वैसे वैसे वो रिवर्स होता रहेगा। तो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के ऊपर आपने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करनी है, और इनकम ऐसे बुक होगी कि जो आज इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, जो गुडविल में क्लब होगी, वो आगे जाके रिवर्स होती रहेगी ताकि इसके इम्पैक्ट को नलिफाई करती रहे, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल है। बात क्लियर है? तो सर इसको हमने जॉट डाउन कर लिया। हमने कहा इन्वेंट्री, सर इन्वेंट्री के ऊपर हमने यहाँ पे 60,000 रुपये की एडजस्टमेंट की। अब आप सर इन्वेंट्री की भी एडजस्टमेंट की लॉजिक दे दें कि 60,000 रुपये पे आप क्यों डेफर्ड टैक्स बुक करेंगे। मैं आपको सिखाता हूँ। आपने, मैंने कहा अज्यूम करें ये जो 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री इसकी सेपरेट बुक्स में आ रही है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 5,60,000, तभी तो 60,000 की एडजस्टमेंट आई है ना। मैंने कहा लेट से अगर मैं इसको बेचता हूँ ग्रुप के हिसाब से, इसको मैं करके मिटा दूंगा, बल्कि मिटाता नहीं हूँ, नीचे ले जाता हूँ, सही जी। आप अज्यूम करें मैंने इसको बेच दिया 5,60,000 रुपये पे, सही जी। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी सर, कॉस्ट थी इसकी 5 लाख रुपए, कॉस्ट थी इसकी कितनी भाई, 5 लाख रुपए। अच्छा, मैंने कहा कॉस्ट इसकी 5 लाख रुपए थी, पर मुझे एक बात बताओ, ग्रुप के हिसाब से तो ये हिसाब किताब ये है ना, इसके ऊपर तो कोई गेन ही नहीं आया, ग्रुप के हिसाब से। सर क्यों नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने 5,60 की ग्रुप को पड़ी, 5,60 की उसने बेच दी। नो गेन और लॉस एज पर ग्रुप, यानी ग्रुप अकाउंट्स के अंदर सेल्स भी 5,60,000 रुपये से बुक होगी, COGS भी 5,60,000 रुपये से बुक होगी, नो गेन, ग्रुप के हिसाब से बात कर रहा हूँ। फिर हमने कहा सेपरेट बुक्स ऑफ सब्सिडरी, जिसमें ये सेल एक्चुअल में हुई होगी, तो जिसमें ये सेल एक्चुअल में हुई होगी वहां पे कुछ हिसाब किताब ये रहा होगा, और इसके ऊपर एज ऑफ नाउ कोई डेफर्ड टैक्स नहीं होगा। सेपरेट बुक्स में अब तक कोई डेफर्ड टैक्स नहीं होगा, क्योंकि इन्वेंट्री के ऊपर अनलेस के NRV लॉस हो कोई डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं हुआ था, क्योंकि आप भी कहते हैं 5 लाख की कॉस्ट, टैक्स वाला भी कहते हैं 5 लाख की कॉस्ट, कोई पंगा नहीं था। अच्छा, जैसे ही, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, जैसे ही यहाँ पे ये 60,000 रुपये की इनकम आई, 60,000 रुपये की इनकम आई, तो सेपरेट बुक्स के अंदर इसके ऊपर करंट टैक्स मांग लिया गया होगा। हमने कहा ले लो भाई 30% का करंट टैक्स, बट एज फार एज ग्रुप इज कंसर्न, ग्रुप के पास तो कोई गेन ही नहीं है, पर ग्रुप को एक बात पता थी कि जो वो 60,000 रुपये की एडजस्टमेंट थी, 60,000 रुपये की एडजस्टमेंट थी, उस पर मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की थी। आज मैं क्या बुक कर लूँगा, डेफर्ड टैक्स इनकम। तो मैंने इसी 60,000 रुपये के ऊपर 30% लगाया। तो आप ये मेरी बात समझ रहे हैं, ये एक्सपेंस और ये इनकम
आपस में नेट होके ग्रुप के पीएनएल पे इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप का कोई ये नहीं था, ग्रुप के लिए तो कॉस्ट थी। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसलिए बुक कर रहा हूँ आज मेरे बच्चों के, आगे जाके जब ये एसेट बिकेगा तो करंट टैक्स नीचे आ रहा होगा, सेपरेट बुक से उठ के आ रहा होगा। पर व्हाट आई नीड टू डू, क्या करंटली पे नहीं करूँगा, टैक्स पेबल पे करूँगा अल्लाह की कसम, बट एक्सपेंस की हिट नहीं लूँगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को बरकरार रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम क्या करूँगा, मैं सिंपल एक काम करूँगा, जो डे 1 पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की थी उसको रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लूँगा, ताकि एक्सपेंस और इनकम आपस में क्या हो जाए, नेट हो जाए। तो ये बात भी मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए समझा दी है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई आवश्यकता ना हो। सही जी। तो आप किसी क्लाइंट की कंसोलिडेशन करें तो इसको ज़रा याद रखिएगा, इसको ज़रा याद रखिएगा। क्लियर है? खैर, अब मैं जब आपको समझा चुका हूं तो मैंने कहा अब मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लूं इन दोनों के सम पे, और ये फिर बता रहा हूं ये एडिशनल लायबिलिटी है जो कि मैं कंसोलिडेटेड बुक्स में बुक कर रहा हूं। दोनों का पर्पस समझा चुका हूं, दोनों का पर्पस समझा चुका हूं, अभी भी क्लियर किया है, इसका क्लैरिटी है। अच्छा भाई, तो हमने ये कहा इसके ऊपर 30% का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर ली मैंने, ये आ गए नेट एसेट्स, ये आ गए नेट एसेट्स। अच्छा जी, अब मैं अगर गुडविल निकालूं, हाँ जी मेरे बच्चों, अगर मैं गुडविल निकालूं तो मैंने कहा मेरी जो कंसिडरेशन है वो कितनी है, हम सवाल में गए, हमने कहा भाई ये कह रहा है 1.9 मिलियन की कंसिडरेशन है, मैंने कहा 1 पॉइंट आ गई 9 मिलियन। अच्छा जी, नेट एसेट्स का 85% ले लें सर। 85% क्यों सर? 85% इसलिए क्योंकि ये हमारी पूरी कंपनी नहीं है, हमने इसमें 85% होल्ड किया हुआ है, तो ये आ गई गुडविल। तो सर बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज किसको जाएंगे भाई? एनसीआई को, एनसीआई को जाएंगे। तो हमने कहा कि मैं यहाँ पे एक एनसीआई का कॉलम भी खोलूँगा। ये सारी कहानी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हो रही है मेरे बच्चों, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो मैंने कहा कि भाई शेयर ऑफ एनसीआई, एनसीआई का हिस्सा कितना है? अच्छा, जितने मैं एसेट्स और लायबिलिटीज 100% रिकॉर्ड करूंगा उसमें से अपना हिस्सा अपने पास, एनसीआई का बैलेंस शीट टैली। तो हमने कहा एनसीआई है 15%। तो मैंने कहा सर कैन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट नाउ? यस वी कैन प्रिपेयर अ बैलेंस शीट नाउ। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर मैं देखूं तो हमारे पास 4567,000 आ रहा है, 4567,000 प्लस 1240,000 और सर इसमें ये आप डाल दें 1,10,000 रुपये की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा जी सर, गुडविल आएगी? डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आएगी। अच्छा सर, इन्वेंट्री आएगी? डेफिनेटली आएगी। अगर मैं इन्वेंट्री जाके देखूं तो ये 234,000 और प्लस 5 लाख प्लस ये 60,000, तो इसका डेफर्ड टैक्स वो अलग से आ जाएगा। अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट आएगी? नहीं भाई, इसी इन्वेस्टमेंट को तो फोरगो करके उसकी चीज़ें अपने पास लेके आ रहे हो। तो सर हमने कहा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और हमने यहाँ पे सम कर लिया तो ये आ गया बैलेंस शीट का टोटल। शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा? पेरेंट का। हमने कहा ये आ गया भाई 1 मिलियन। सही है। शेयर कैपिटल के बाद रिटेन अर्निंग। सर ग्रुप रिजर्व क्यों नहीं? पहले दिन की है, पहले दिन की है, तो अब तक हमने कुछ कमाया नहीं है उससे, तो हमने कहा 4401,000। ये आ गया जी टोटल। इक्विटी में एनसीआई भी ऐड कर दो, एक नई चौरंगी आ गई है। अच्छा भाई, हमने कहा ये आ गई हमारी टोटल इक्विटी। इसके बाद हमने कहा कि सर हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इनकी अपनी अपनी किताबों के हिसाब से कितनी है? इनकी अपनी अपनी किताबों के हिसाब से है भाई, ओह ये तो 1.2 मिलियन और ये आ गया 72,000। आपने कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है? डेफिनेटली यस की है, और मैंने दोनों का मकसद बता दिया क्यों किए, ताकि वो टेम्परेरली क्रिएटेड डिफरेंसेस को नलीफाई करे। पीपी के केस में डेप्रिसिएशन जो ज़्यादा बुक करोगे उसको रिवर्स करोगे, क्योंकि आप कहेंगे कि जो आपने ग्रुप के हिसाब से डेप्रिसिएशन बुक किया है वो ज़्यादा एड बैक करवाएगा,
तो ज़्यादा एड बैक करवाएगा तो आपने जैसी बात है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन भी उतना होना चाहिए ना, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स होके उस हिस्से की इनकम बुक हो जाएगी ताकि P&L पे कोई इम्पैक्ट ना हो। तो हमने कहा ये कर लिया। इसके बाद आपके पास आ गया सर ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल आपने जो बुक किया है वो 1 लाख और माशाल्लाह इसका भी 1 लाख है। और अब देखते हैं कि क्या ये टैली होती है हमारी। हमने कहा ये सम हो गया और सर हमारे पास दिस प्लस दिस, तो ये एग्जैक्ट मैच होती है इससे। सही है जी। तो सर ये आ गया हमारा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो सर आई होप आपसे ये खुद भी अटैम्प्ट हुआ होगा, मैंने इसको और क्लैरिफाई किया इसके अंदर। अब इसके बाद जो क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे रिपोर्टिंग डेट की अकाउंटिंग विद डेफर्ड टैक्सेशन, ताकि मैं पूरा आपके सामने कट्टा छट्टा खोल के रख दूं जी। जज़ाकल्लाह।